हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ईपीएफओ में इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ का कोर्स कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जो है 4 से 5 कानून को पढ़ा। आज हम लोग 5वां कानून पढ़ेंगे दोस्तों, मिनिमम वेजेज एक्ट। केवल 15 मिनट में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको नोट्स कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना खुद का नोट्स जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान बनाया था और जिसके बदौलत मैंने जो सफलता प्राप्त की थी दोस्तों, वही नोट्स आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जिस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, आपका भी दोस्तों सिलेक्शन होगा ईपीएफओ में। ठीक है, तो इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बरनवाल है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी और लेक्चर भी दोनों में प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, ये मेरा खुद का नोट्स है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, जिसको न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले क्या होता था, ये जब कानून नहीं था तो जो फैक्ट्री का मालिक होता था वो अपने मन से जितना मजदूरी होता था दोस्तों उसको दे दिया करता था। इससे क्या होता था, मजदूर बहुत काम करने के बावजूद जो है उसको अच्छा वेतन मजदूरी नहीं मिल पाता था कि वो अच्छे से अपना जीवन लाइवलीहुड अच्छे से जी पाए, है ना। इसी को दूर करने के लिए सरकार ने मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 लेकर आया था दोस्तों। और ये जो कानून है वो स्किल्ड और अनस्किल्ड, कुशल और अकुशल दोनों तरह के मज़दूरों के लिए है। ठीक है, तो देखिए मिनिमम वेज मतलब उतना इनकम होना चाहिए कि जितना आप जो है आप आसानी से जीवन यापन कर ले दोस्तों। मतलब रोटी कपड़ा मकान आपको मिल जाए, जितना आप काम कर रहे हो उसके उसी के एवज में, उसी के आधार पे आपको जो है तनख्वाह मिले। ठीक है, उसको बोलते हैं मिनिमम वेज। मिनिमम वेज से बड़ा होता है एक फेयर वेज। फेयर वेज का मतलब ये है, मिनिमम वेज क्या होता है कि आपको इतना कम से कम इतना दिया जाएगा। फेयर वेज का मतलब अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अभी 10 रुपये कमा रही थी, लेकिन फ्यूचर में मान लो वो 100 रुपये कमा रही थी। मतलब अभी देखिए कोई कंपनी 10 रुपये कमा रही थी पहले, अब 100 रुपये कमा रही है। कोई वही कंपनी 10 रुपये जब कमाती थी तो मजदूर को 1 रुपये देती थी। चूँकि इसका जब तनख्वाह बढ़ रहा है कंपनी का, ठीक है, तो इसका भाई कैपेसिटी भी बढ़ना चाहिए, भाई मजदूर को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो फेयर वेज का मतलब ये है कि अगर इंडस्ट्री ज़्यादा पैसा कमा रही है तो मजदूर को भी ज़्यादा तनख्वाह मजदूरी देना चाहिए, उसको फेयर वेज बोलते हैं। ठीक है, लिविंग वेज क्या होता है? लिविंग वेज हमारे भारत के संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43 में डिफाइन है। तो लिविंग वेज का मतलब आपको रोटी कपड़ा मकान ही सिर्फ नहीं मिलना चाहिए, इसके अलावा अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, डिग्निटी आपका रहना चाहिए, गरिमा। ठीक है, आपको अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, आपको थोड़ा आराम भी चैन भी मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं लिविंग वेज। ठीक है, तो लिविंग वेज और फेयर वेज ये सब को डिसाइड करने के लिए 1948 में त्रिपक्षीय समिति बनी थी दोस्तों। त्रिपक्षीय मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगा, मालिक का भी प्रतिनिधि होगा और जो है मजदूर का भी प्रतिनिधि होगा। ठीक है, तो 3 पक्ष हो गया, सरकार और मालिक और मजदूर। ठीक है, समझ में आया। तो इसको अपॉइंट किया था भारत में सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, केंद्रीय सलाहकार परिषद ने अपॉइंट किया था 1948 में। तो ये जो त्रिपक्षीय समिति था, इसने मिनिमम वेज का जो है कॉन्सेप्ट दिया, मिनिमम वेज का विचार रखा। ठीक है, तो ये बोला भैया मिनिमम वेज सिर्फ ये नहीं है कि आपको मिनिमम रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, बल्कि अच्छा शिक्षा, मेडिकल और कंफर्ट आराम भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ट्राईपार्टाइट जो त्रिपक्षीय समिति थी उसने जो है कॉन्सेप्ट दिया किसका? फेयर वेज का। और फिर किसका दिया उसके बाद? मिनिमम वेज का। जो बोला मिनिमम वेज सिर्फ ये नहीं है कि रोटी कपड़ा मकान, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और आराम भी आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस एक्ट में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों जो है फिक्स कर सकती है कि मिनिमम वेज जो है क्या होगा, मजदूरी को डिसाइड कर सकती है। ठीक है, और ये जो कानून है दोस्तों वो नॉन बाइंडिंग है। मतलब मिनिमम वेज कानून क्या है? नॉन बाइंडिंग है। सरकार मिनिमम वेज डिसाइड कर देती है, फिक्स कर देती है। अगर फैक्ट्री चाहे तो मिनिमम वेज से बढ़ा के भी उसको दे सकता है। इसका मतलब ये नॉन बाइंडिंग है। लेकिन ये क्या है? स्टैट्यूटरी है कि मिनिमम वेज से आप किसी को नहीं दे सकते। अगर कोई आदमी मिनिमम वेज से कम देता है, न्यूनतम मजदूरी से कम देता है किसी मजदूर को तनख्वाह, तो वो एक बंधुआ मजदूरी, फोर्स्ड लेबर दोस्तों माना जाएगा और उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई होगी। ठीक है, तो सरकार जो डिसाइड करता है मिनिमम वेज, ठीक है ना, तो वेज बोर्ड्स के आधार पे करता है, मजदूरी बोर्ड बनाया जाता है इसके लिए। तो वो जो है उसका काम है कि वो डिसाइड करता है और फिक्स करता है मिनिमम वेज। ठीक है, तो जो वेज होता है दोस्तों, जो मजदूरी होता है, वो अलग अलग रोज़गार में जो जिसको हम शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि ये जो मिनिमम वेज एक्ट है दोस्तों, उसमें अलग अलग शेड्यूल्स हैं। तो उसके शेड्यूल नंबर 2 में उल्लेख है कि किस किस कानून को हम लोग वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आएगा और कौन कौन सा जो रोज़गार है वो आएगा राज्य सरकार के अंदर में। मतलब कौन सा रोज़गार केंद्र सरकार में आएगा, कौन सरकार
कौन सा रोज़गार जो है वो राज्य सरकार के बीच में आएगा, मतलब किस रोज़गार में मिनिमम वेज को डिसाइड कर सकता है केंद्र सरकार, और किस रोज़गार में मिनिमम वेज को डिसाइड कर सकता है राज्य सरकार, ये शेड्यूल 2 में जो है लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग जो रोज़गार हैं शेड्यूल 2 में, तो उनमें वेज रेट अलग अलग है, समझ में आया। तो वेज रेट जो है पूरे इंडिया में एक जैसा नहीं है कि पूरे इंडिया में मान लीजिए लकड़ी का उद्योग है तो ऐसा नहीं है कि पूरे लकड़ी का उद्योग के लिए मिनिमम वेज एक ही चीज़ होगा। मिनिमम वेज डिफर करता है, चेंज होता है राज्य से राज्य, स्किल से स्किल। अगर कोई स्किल्ड वर्कर है, ठीक है, कुशल है, और कोई अकुशल है, तो दोनों का जो मिनिमम वेज होगा वो अलग अलग होगा। रीजन के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। अगर झारखंड है और बिहार है, दोनों अलग अलग राज्य हो गए तो हो सकता है। अगर रीजन भी हो सकता है कि रांची में अगर कोई इंडस्ट्री है और दूसरा इंडस्ट्री अगर बोकारो है, बोकारो में झारखंड का जिला है, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपको मिनिमम वेज जो है डिफरेंट होगा। ऑक्यूपेशन, पेशा टू पेशा काम वेरी करता है। कोई अगर पटाखे की फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वहाँ पे मिनिमम वेज अलग होगा। कोई अगर सिगरेट बनाने की कंपनी में काम कर रहा है तो वहाँ मिनिमम वेज अलग होगा। ठीक है, क्यों अलग होता है? क्योंकि राज्य में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होता है, जीवन को जीने का जो स्टैंडर्ड होता है दोस्तों, है ना, वो अलग अलग होता है। जैसे मुंबई में खर्चा बहुत है तो वहाँ मिनिमम वेज ज़्यादा होना चाहिए। झारखंड है थोड़ा गरीब राज्य है, खर्चा जो है कम होगा लोगों को रहने में, इसलिए मिनिमम वेज क्या होगा वहाँ पे कम होगा। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ पे भी डिपेंड कर सकता है कि इंडस्ट्री को कितना जो है देने का क्षमता है, वो भी डिपेंड करता है। कंजम्पशन, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न क्या है, ठीक है, लोग जो है क्या क्या खा रहे हैं, दूध मलाई खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो सब पे भी डिपेंड करेगा। कोई अगर गांव का आदमी है, गांव में कोई इंडस्ट्री है, तो उसका मिनिमम वेज कम होना चाहिए क्योंकि उसको खर्चा कम होगा। कोई मुंबई में रह रहा है तो उसका मिनिमम वेज ज़्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम वेज जो है पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं है, सिंगल नहीं है, ठीक है, वो कोई समान वेज रेट नहीं है इंडिया से इंडिया, मतलब स्टेट टू स्टेट, राज्य से राज्य, इंडस्ट्री से इंडस्ट्री, स्किल से स्किल वेरी करता है। ठीक है, तो इंडिया ने रेटिफाई किया था ILO का कन्वेंशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन था। कन्वेंशन मतलब एक सब लोग बैठते हैं और मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम ये करेंगे। तो इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट किया था और वेज को लेके जो है कन्वेंशन हुआ था, मीटिंग हुआ था, सम्मेलन हुआ था। फिर इंडिया ने मिनिमम वेज एक्ट जो है 1948 लाया। इसका जो दायरा है, ये जो एक्ट है दोस्तों, वो पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, तो जो इस कानून में लिखा गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार भी होता है और राज्य सरकार भी होता है। तो दोनों का दायित्व होता है दोस्तों केंद्र और राज्य का कि वो मिनिमम वेज को डिसाइड कर सकती है। तो केंद्र सरकार किसका किसका करती है और राज्य सरकार किसका किसका करती है, ये शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। तो लिखा है कि रेलवे अगर है या भारत सरकार का कोई जॉब है, कॉरपोरेशन है या खदान है या ऑयल फील्ड है, तेल का कुआं है, या मेजर पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, मेजर मतलब पोर्ट मतलब जो बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं। अभी इंडिया में जो है 12 से 13 जो है बड़े बड़े बंदरगाह हैं जिसका कंट्रोल किसके अंदर में, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन सारे चीज़ों पे जो मिनिमम वेज डिसाइड होगा दोस्तों, वो कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। इसके अलावा जितना भी चीज़ बच गया उसको कौन करता है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट करती है। जैसे कालीन, भैया आपको याद है कालीन गैंग्स ऑफ, वो देखे होगे आप, कौन सा वो तो मुन्ना वाला, कालीन जो बनता है या सॉल बनता है, तो उसको उस पर जो मिनिमम वेज, कोई इंडस्ट्री में कालीन बन रहा होगा या कोई सॉल बन रहा होगा, तो मिनिमम वेज कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। उसी तरह तंबाकू का, बीड़ी का, चावल आटा दाल का मिल होगा, वहाँ भी मिनिमम वेज कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट। प्लांटेशन मतलब बागान होता है जो बड़ा बड़ा चाय का, कॉफ़ी का, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। रोड है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। कहीं रंगाई हो रहा है, कपड़े का रंगाई हो रहा है तो, या चमड़ा का लेदर इंडस्ट्री है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट करता है। तेल मिल उसी तरह है, तेल मिल मतलब तेल का पेराई होता है, जैसे सरसों का तेल बनता है तो सरसों आप डालोगे तो तेल निकलेगा, बादाम का तेल, तो ये सब कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। इस तरह लोकल अथॉरिटी का जॉब है, म्यूनसिपालिटी का जॉब है, पंचायत का जॉब है, तो उसके लिए मिनिमम वेज कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये पत्थर को क्रशर है, तोड़ना फोड़ना है ना, बिल्डिंग मटेरियल है, वो सब को कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। माइका है, अबरक है, लाख होता है, लाख मतलब जानते हैं, मम्मी लोग पहनती है वाइट वाइट कलर का मोटा मोटा चूड़ी होता है दोस्तों, उसको लाख बोलते हैं। तो उसकी जो इंडस्ट्री होगी वो जो है कौन करेगा उसको मिनिमम वेज, स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सार्वजनिक मोटर यातायात कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। खेती है, एग्रीकल्चर है, बी कीपिंग है, मधु पालन है, मुर्गी पालन है ना, हॉर्टिकल्चर है, बागवानी है, डेयरी है, लकड़ी उद्योग है, प्याज का सफाई है। प्याज का सफाई बताए, प्याज की सफाई की भी एक इंडस्ट्री होती है, तो उसमें मिनिमम वेज कौन डिसाइड करेगा, कौन करेगा, राज्य सरकार। तो ऐसे ऐसे ये जो लिस्ट है दोस्तों ना, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत कम चीज़ पे करती है, देखिए इतना ही पे, लेकिन बाकी चीज़ बचा जो और भी चीज़ है जो फ्यूचर में भी हो सकता है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारा कानून जो है उसमें चेंज हुआ है, मतलब इस शेड्यूल में। और 300 से अधिक रोजगार को जिसमें मिनिमम वेज होता है उसको कौन डिसाइड करती है,
राज्य सरकार। ठीक है, तो यही हमारा यही दोनों को मिला के हम लोग शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, हम लोग ऊपर पढ़े थे ना, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट यही है दोस्तों कि सेकेंड शेड्यूल में जो जो चीज़ लिखा हुआ है, शेड्यूल में भी अगर चेंज करके फ्यूचर में कुछ डालना है इंडस्ट्री की, हम इसमें मिनिमम वेज देना चाहते हैं, तो वो भी जो है सरकार चेंज कर सकती है। ठीक है, दोनों सरकार, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। तो केंद्र सरकार ज़्यादा चेंज की है, 300 से ऊपर जो है रोज़गारों को मिनिमम वेज में जोड़ी है। ठीक है, अभी एम्प्लॉय कामगार किसको बोलते हैं इस एक्ट में? एम्प्लॉय का क्या मतलब है? तो एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, चाहे वो कुशल हो या अकुशल हो, या हाथ से काम करे, मैनुअल हो या क्लरिकल जॉब करे, लेकिन वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए। शेड्यूल्ड मतलब हम लोग देख लिए ये और ये। ठीक है, इसको शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आउटसोर्सिंग अभी भी अगर हो रहा है तो भी वो जो है एम्प्लॉय में आएगा। जैसे मान लो कोई आदमी है ए, ठीक है, वो फैक्ट्री में काम करता है, इसने जो है अपना काम जो है कुछ को आउटसोर्स कर दिया, मतलब ये आदमी जो ये कुछ लोगों को आउटसोर्स कर दिया, दे दिया। अब ये आदमी जो है डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है फैक्ट्री से। ठीक है, कौन जुड़ा हुआ है? ये, और इसने अपना काम को आउटसोर्स कर दिया। तो ये भी जो है ना, जो डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, जो आउटसोर्स किया गया है, उसको भी हम कामगार एम्प्लॉय के अंदर में रखेंगे। इसमें आपको याद रखना है कि जो आर्म फोर्स होती है, आर्म फोर्स, वो एम्प्लॉय के अंदर में नहीं आता है। आपको ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय के अंदर में आर्म फोर्स नहीं आएगा, इसका मतलब मिनिमम वेज एक्ट उसमें नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अब मिनिमम वेज एक्ट, तो वेज का क्या मतलब, वेतन का क्या मतलब, मजदूरी का क्या मतलब है? तो मैंने आपको जब पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट पढ़ाया था दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर में, तो मैंने उसमें जो डेफिनेशन बताया था वेज का, वही डेफिनेशन जो है इसका भी होगा। तो आप अगर, ठीक, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप पहले वाला लेक्चर देखिए, मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ से वेज को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, जो मिनिमम वेज होता है उसको फिक्स कौन करता है, और फिक्स करने के बाद उसको रिवीजन कौन करता है? ठीक है, तो देखिए कौन करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी। तो जो इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के में आती है उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, और जो इंडस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगा। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि मिनिमम वेज क्या होगा। ठीक है, तो मिनिमम वेज जो हो सकता है दोस्तों, वो टाइम के हिसाब से डिसाइड हो सकता है कि अगर आप एक दिन काम करोगे, या 1 घंटा काम करोगे, या 1 सप्ताह काम करोगे, या 1 महीना काम करोगे, तो आपको कितना तनख्वाह मिलना चाहिए। ठीक है, या पीस रेट हो सकता है। पीस रेट मतलब कोई चीज़ घंटे पे डिपेंड नहीं करता, कोई चीज़ डिपेंड करता है कि आपने कितना बनाया। जैसे कि जूता कितना पीस बनाया, या जो है कि कालीन कितना बनाया, या फिर तो या तो टाइम के हिसाब से मिनिमम वेज डिसाइड हो सकता है, या पीस के हिसाब से, मतलब कितना पीस आप बना रहे हो। ठीक है, और ओवर टाइम भी जो है वो डिसाइड करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ओवर टाइम मतलब अगर आपको 8 घंटा काम करना था, लेकिन आपने जो है 10 घंटा काम कर दिया, तो 2 घंटा आपने ओवर टाइम किया, तो उसके लिए मिनिमम वेज कितना होगा ये भी कौन डिसाइड करता है? स्टेट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, मिनिमम वेज अगर एक बार डिसाइड हो जाता है तो उसका रिवीजन भी होना चाहिए। तो बोला गया है कि 5 साल के अंदर जो है वो रिवीजन करेगी, कौन करेगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो मिनिमम वेज अलग भी हो सकता है, मैंने बता दिया था, अलग अलग रोजगार पर डिपेंड कर सकता है। एक ही जॉब में मिनिमम वेज अलग हो सकता है। जैसे कोई जूनियर है, ठीक है, फिटर है, फिट कर रहा है, फिटिंग करता है, तो उसके वो अगर जूनियर है और कोई सीनियर है तो दोनों का मिनिमम वेज अलग होगा। क्यों? क्योंकि उनका क्लास अलग है। इसी तरह कोई एडल्ट है, कोई युवा वयस्क है, कोई बच्चा है, या कोई प्रशिक्षु है, अप्रेंटिस है, तो उनके लिए भी मिनिमम वेज अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा अलग अलग लोकेलिटी है, लोकेलिटी का समझ लिए एरिया है, तो उसके लिए भी अलग अलग मिनिमम वेज हो सकता है दोस्तों। इस कानून में ये लिखा है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी रोज़गार में, अगर पूरे राज्य में, उस रोज़गार में पूरे राज्य को जोड़ के देखें तो मज़दूरों की संख्या जो उसमें काम करते हैं दोस्तों, अगर 1000 से कम लोग उसमें काम कर रहे हैं उस रोज़गार में, तो वैसे रोज़गार में सरकार चाहे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो ये कानून लगाने से बच सकती है। बोलेगी कि ये कानून हम नहीं लगाएंगे। कब? अगर उस पेशा में, उस पूरे राज्य से अगर 1000 से कम लोग जो है उसमें काम करते हैं तो। ठीक है, अब देखिए मिनिमम वेज बोलते किसको हैं दोस्तों? हम लोग वेज तो पढ़ लिए कि वेज क्या होता है ना, पहले वाला लेक्चर में पढ़े थे। अब मिनिमम वेज किसको बोलते हैं? तो मिनिमम वेज मतलब बेसिक वेज। बेसिक वेज मतलब समझते हो, बेसिक वेज प्लस महंगाई भत्ता को मिनिमम वेज हो सकता है। ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि मिनिमम वेज बराबर बेसिक वेज हो सकता है या महंगाई भत्ता हो सकता है। अगर ये नहीं बोलेगी तो बेसिक वेज बोल सकती है, और उसमें जो है महंगाई भत्ता ले भी सकती है, या महंगाई भत्ता हटा भी सकती है। प्लस माइनस, प्लस मतलब महंगाई भत्ता ले भी सकती है, माइनस मतलब महंगाई भत्ता हटा भी सकती है, और कैश वैल्यू दे सकती है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, कोई एम्प्लॉयमेंट है, वो मज़दूरों को बोलती है कि देखो हर महीना हम आपको 2 किलो चावल, 3 किलो प्याज और ये सामान देंगे।
तो इसका जो भी कैश वैल्यू होगा, मान लीजिए 100 रुपया, तो मिनिमम वेज में वो इंक्लूड हो भी सकता है कैश वैल्यू, जो भी कंसेशन उसको इसेंशियल कमोडिटी दिया जाता है किसके द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा। तो बेसिक वेज में या तो डियरनेस अलाउंस जोड़ सकते हैं, महंगाई भत्ता, या डियरनेस अलाउंस जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और कैश वैल्यू जोड़ सकते हैं। और तीसरा हो सकता है मिनिमम वेज डिसाइड करने का कि तीनों को जोड़ दो, बेसिक वेज को भी ले लो, डीए को भी ले लो, और कैश वैल्यू को भी ले लो। मतलब ये ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव हुआ है ना, या जो ये मिनिमम वेज ज़्यादा भी होगा। ठीक है, तो मिनिमम वेज जो है केंद्र सरकार ये भी डिसाइड कर सकती है, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, उसके हिसाब से जो है डिसाइड करेगी केंद्र सरकार या राज्य सरकार। ठीक है, तो डीए कितना होगा, डीए मतलब डियरनेस, महंगाई भत्ता कितना होगा, और कैश वैल्यू कितना होगा, वो डिसाइड करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक अथॉरिटी को अपॉइंट करती है, वो अथॉरिटी डिसाइड करती है। ठीक है, तो मिनिमम वेज को जो फिक्स करते हैं या जो रिवाइज करते हैं दोस्तों, ठीक है, उसका जो है तरीका हो सकता है इसको करने का। पहला तरीका हो सकता है, और इसको करता कौन है, फिर बार बार वही रिपीट हो रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर राज्य सरकार के अंदर में रोजगार है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट राज्य सरकार। ठीक है, तो दो तरीका है, एक होता है कमेटी मेथड और सब कमेटी मेथड, और दूसरा होता है कि ऑफिशियल जो गजट होता है दोस्तों, गैजेट या गजट बोलते हैं, उसमें नोटिफिकेशन के द्वारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है, मतलब बिना कमेटी बैठाए। ठीक है, तो कमेटी मेथड में क्या होता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है दोस्तों, वो एक कमेटी बनाता है। ठीक है, उस कमेटी में कितने मेंबर होंगे वो सब जो है सब डिसाइड करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो कमेटी जो है सलाह देती है, और उस सलाह के आधार पे जो है सेक्शन 5 के अंडर सरकार जो है गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा करता है। तो एक तो होता है कि कमेटी के आधार के कमेटी जो भी सलाह दिया, उस सलाह के आधार पे सरकार अगर मानना चाहे तो माने, और नहीं मानना चाहे तो नहीं माने, मतलब कमेटी तो बनेगा ही। और दूसरा हो सकता है बिना कमेटी बनाए सरकार जो है नोटिफिकेशन दे के डिसाइड कर सकती है कि जो है अभी से इस पेशा में, इस एम्प्लॉयमेंट में मिनिमम वेज ये है। ठीक है, तो कंडीशन यही है इसमें। ठीक है, जब भी सरकार डेट दे दे कि इस तारीख से जो है मिनिमम वेज लगेगा गजट में, तो कम से कम उसको 2 महीने का नोटिस देना ही पड़ेगा। मान लो सरकार बोल रही है कि मान लो बिटकॉइन है, बिटकॉइन की कोई इंडस्ट्री है, और बोल रही है कि इसमें मिनिमम वेज जो है लगेगा, तो सरकार अगर मान लीजिए आज लगा रही है 15 अप्रैल, ठीक है, तो 15 अप्रैल से 2 महीना कितना हो गया, 15 अप्रैल से मई जून, मतलब 15 जून। ठीक है, 15 जून तक का उसको टाइम देगी मिनिमम वेज को लागू करने का। ठीक है, कम से कम 2 महीना का टाइम देगी। ये नहीं बोलेगी कि 15 अप्रैल में नोटिफिकेशन दे दी और बोल देगी यार आपका 20 अप्रैल से मिनिमम वेज कानून लगेगा। नहीं, 2 महीने का उसको जो है डेट देना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, और अगर मान लीजिए सरकार कोई डेट अगर नहीं देता है तो ये तो माना जाएगा कि 3 महीने के बाद, मतलब जिस दिन वो नोटिफिकेशन डाला है उसके 3 महीने के बाद ये कानून जो ऑटोमेटिकली उस पर लग जाएगा। ठीक है, तो सरकार को कम से कम 2 महीने का तो नोटिस देना ही पड़ेगा कि डेट देने का। ठीक है, 2 महीना पहले, और अगर जो है डेट नहीं देता है सरकार 2 महीना पहले, तो 3 महीने के बाद जिस दिन नोटिफिकेशन आए उसके 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली ये कानून लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, और अगर गजट नोटिफिकेशन के द्वारा अगर करना है दोस्तों, सरकार अगर गजट नोटिफिकेशन के द्वारा करती है तो सरकार जो है जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एजी मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की एडवाइजरी बोर्ड बनाती है। बात समझ में आया? देखिए, इसके लिए सरकार ने कमेटी बनाया है। ठीक है, और सरकार अगर नोटिफिकेशन के द्वारा करती है तो उसके लिए सरकार जो है दोस्तों एक एडवाइजरी बोर्ड बनाती है। एडवाइजरी बोर्ड मतलब एक सलाहकार बोर्ड बनाती है, और ये बनाना अनिवार्य है। ठीक है, कंपलसरी है, सेक्शन 7 में ऐसा लिखा हुआ है इस कानून में। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग जो कमेटी बनता है दोस्तों, इसमें क्या बनता है, कमेटी। और गजट नोटिफिकेशन के जब द्वारा बनाती है सरकार डायरेक्ट, तो एडवाइजरी बोर्ड बनता है। तो उसके एडवाइजरी बोर्ड का कंपोजिशन क्या होगा या कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा, तो बोला गया है कि जितने भी मेंबर होंगे दोस्तों, ठीक है, उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपेंड करेगा कौन सा इंडस्ट्री का है, तो उसको मनोनीत करेगी, नॉमिनेट करेगी। ठीक है, तो जितने भी मेंबर होंगे उस कमेटी में या उस बोर्ड में, मालिक का भी उतना ही संख्या होगा, मालिक का भी जो प्रतिनिधि होगा उसका भी उतना ही संख्या होगा। ठीक है, और मज़दूर का भी जो है उतना रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र आदमी होंगे उसमें, जो सरकार के जो अधिकारी होंगे, सरकार का जो अधिकारी है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उसको इंडिपेंडेंट पर्सन्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो कितने होंगे, तो जितने भी मेंबर हैं उसके 1/3 रहेंगे। ठीक है, से कम या 1/3। जैसे मान लीजिए अगर टोटल मान लीजिए 30 लोग हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं दोस्तों, 30 लोग अगर मान लीजिए हैं, तो इसमें बोल रहा है मालिक और मजदूर बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए 15 मालिक है, सॉरी अगर 10 मालिक है तो 10 मजदूर है, बाकी कितने बचे 20। तो 1/3 इसका कितना हुआ दोस्तों, 1/3, 30 का 1/3। तो ठीक है, तो जितने भी मेंबर होंगे उसका 1/3 ही हो सकता है। मान लीजिए 26 मेंबर हैं, 26 का 1/3 कितना हो गया बताइए, 9 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने लोग हो सकते हैं इसमें, 29 लोग जैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है, जितना भी मजदूर का
प्रतिनिधि होगा उतना मालिक का होगा, और इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे वो टोटल के जो है 1/3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 1/3 मैक्सिमम। बात समझ में आया? और इंडिपेंडेंट पर्सन किसको बोलते हैं? जो सरकार का अधिकारी होता है। तो ये जो कमेटी बनती है दोस्तों, चाहे एडवाइजरी बोर्ड बने या कोई भी समिति बने, उसका जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? तो इंडिपेंडेंट पर्सन जो सरकार का अधिकारी होंगे उसी में से कोई एक को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो सरकार होगा वो अपॉइंट करेगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाती है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। और स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाती है? स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। तो हम लोगों ने जो ऊपर कंपोजिशन पढ़ा है वही कंपोजिशन होगा, मतलब मालिक बराबर मजदूर, और इंडिपेंडेंट पर्सन 1/3 से कम, और चेयरमैन होगा इंडिपेंडेंट पर्सन में से एक अधिक, है ना। तो देखिए दोस्तों, जो वेज दिया जाएगा, जो वेतन दिया जाएगा, जो मजदूरी दिया जाएगा, या तो कैश में दिया जा सकता है, रोकड़ में, रुपया में, या तो जहाँ पे प्रथा है कि नहीं रुपया में हम नहीं देते हैं, हम जो है कुछ सामान दे देते हैं इसके बदौलत, तो वो चाहे तो सरकार वहाँ पे परमिशन दे सकती है कि ठीक है ये प्रथा से चलते आ रहा है वहाँ पे कि पैसा भी देना है या सिर्फ जो है सामान देना है, तो वो भी जो है दिया जा सकता है। ठीक है, जो भी पेमेंट दिया जाएगा दोस्तों मालिक के द्वारा, वो मिनिमम वेज जो भी सरकार डिसाइड करती है न्यूनतम मजदूरी उससे अधिक होगा। सरकार के पास यह पावर है, वो डिसाइड करती है कि कर सकती है कि कितने घंटा काम करवाना है, कब रेस्ट देना है। ठीक है, और ओवर टाइम क्या होगा दोस्तों? ओवर टाइम क्या होगा? मतलब ओवर टाइम डिसाइड करती है सरकार। ओवर टाइम किसको बोलते हैं? कि देखिए हम लोग जब पढ़े थे फैक्ट्री एक्ट का मिनिमम वेजेज एक्ट और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट जब पढ़े थे, तो उसमें लिखा था कि कोई भी आदमी को 9 दिन से अगर ऊपर वो काम करता है एक दिन में, तो उसको बोलते हैं ओवर टाइम। ठीक है, तो ओवर टाइम अगर 9 घंटे से ऊपर काम कर रहा है या 48 घंटे से ऊपर एक सप्ताह में काम कर रहा है, तो ओवर टाइम उसको बोलते हैं। तो ओवर टाइम में कितना पेमेंट होगा उसको भी कौन डिसाइड करती है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, मान लीजिए कोई वर्कर है, ठीक है, कोई वर्कर है, इसको मालिक बुलाया काम करने के लिए फैक्ट्री में, ठीक है, और बोल दिया कि तुम 4 घंटा काम करके ठीक है अब जाओ, फैक्ट्री बंद होता है। अब चूँकि मालिक उसको काम करने के लिए बुलाया और वर्कर चाहता है कि भैया कि हम पूरा दिन भर काम करेंगे, लेकिन सामने से मालिक ही बोल रहा है कि नहीं आज काम नहीं है तुम चले जाओ, तो ऐसे कंडीशन में मज़दूर को जो है पूरा तनख्वाह मिलेगा। ठीक है, अगर मज़दूर खुद से नहीं बोल रहा है कि हमको काम नहीं करना है, मालिक खुद बोल रहा है उसको कि आज जो है तुम जाओ घर, या ऐसे बोल रहा है, ठीक है, लेकिन वो आया था काम करने के लिए, तो अगर वो 1 घंटा भी काम किया है तो उसको पूरा दिन का जो है वेतन मिलेगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? अगर कोई वर्कर 2 क्लास में जॉब करता है, मतलब कोई वर्कर है वो फिटर भी है, ठीक है, और वो जो है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी करता है, तो उसको दोनों जगह का जो मिनिमम वेज होगा वो मिलेगा। मतलब जितने घंटा ये इसमें काम करता है तो वहाँ पर मिनिमम वेज उतने घंटे के लिए क्या था और दूसरे जॉब में क्या था, तो दोनों का मिनिमम वेज उसको मिलेगा दोस्तों। ये नहीं कि उसको एक चीज़ का मिनिमम वेज दे दिए दूसरे का नहीं दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई आदमी 2 जॉब में काम करता है तो दोनों का मिनिमम वेज उसको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे सरकार ने पीस रेट डिसाइड नहीं किया, मान लीजिए कालीन बन रहा है, ठीक है, तो कालीन होना चाहिए कि यार कितना कालीन कोई आदमी बनाए उसके आधार पे उसको वेतन मिलना चाहिए, लेकिन सरकार जो है कालीन वाला इंडस्ट्री में नहीं डिसाइड किया मिनिमम वेज, मान लीजिए उसने टाइम के हिसाब से डिसाइड कर दिया। ठीक है, तो वैसे इंडस्ट्री में जहाँ पीस रेट मिलना चाहिए पीस के हिसाब से, अगर सरकार ने टाइम के हिसाब से डिसाइड किया है तो उसको जो है टाइम के हिसाब से तनख्वाह मिलेगा, वेतन मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी को तनख्वाह मिला, ठीक है, और उसको मिनिमम वेज से कम मिला, तो उसको कंप्लेन करना है, उसको शिकायत करना है, तो कहाँ कर सकता है? तो उसके लिए अथॉरिटी बनाया गया है, अधिकारी बनाया गया है। तो हम लोगों ने पहले देखा था पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में वर्कमैन कंपेंसेशन जो कमिश्नर होता है वहाँ पे कर सकता है, लेबर कमीशन का जो केंद्र में कमिश्नर होता है उसके पास कर सकता है, जो राज्य में लेबर कमिश्नर होता है उसके पास कर सकता है, या सिविल कोर्ट का जज होता है उसके पास कर सकता है। ये सब हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा है। ठीक है, और तो कंप्लेन कौन कर सकता है? या तो मज़दूर स्वयं कर सकता है, या मज़दूर के बिहाफ पे कोई उसका वकील कर सकता है, या कोई इंस्पेक्टर कर सकता है। इंस्पेक्टर मतलब कौन? पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, फैक्ट्री का जो इंस्पेक्टर होता है वो दोस्तों, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फैक्ट्री का इंस्पेक्टर कर सकता है, या ट्रेड यूनियन कर सकता है। ट्रेड यूनियन समझते हैं, व्यापार संघ, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया दोस्तों, ट्रेड यूनियन एक्ट आपको डिटेल में पढ़ाया था। या ये जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, ये अगर किसी को बोलता है कि ठीक है आप जो है कंप्लेन कर दो मज़दूर के बिहाफ पे, तो वो लोग भी कर सकता है। ठीक है, मतलब अथॉरिटी अगर किसी को बोल दे कि आप कंप्लेन कर दो, तो वो भी जो है कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, समझ गए आप इतना? तो जब भी कंप्लेन होगा तो कंप्लेन कब कर सकता है? मान लीजिए उसको वेतन मिला अभी जो है वेतन अप्रैल का कम मिला, ठीक है, तो उसको कंप्लेन कब कर सकता है? तो अप्रैल से लेके नेक्स्ट 6 मंथ तक वो कंप्लेन कर सकता है। ये नहीं कि 10 साल बाद कंप्लेन करेगा, नहीं कर सकता है नॉर्मल केस में। तो कब करेगा? जब उसको मिनिमम वेज कम जिस दिन मिला उसके नेक्स्ट 6 मंथ में वो कंप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर अथॉरिटी चाहे दोस्तों, अगर अथॉरिटी को लगे ये सारे जो अथॉरिटी को लगे कि नहीं जो है ये आदमी जो है कंप्लेन कर रहा है और इसका जो है मतलब कारण
जेन्युइन है, मतलब सत्य है कि ठीक है भाई ये नहीं 6 महीने के अंदर में कर पाया, कुछ दिक्कत होगा तो अथॉरिटी चाहे तो उसके बाद भी उसको परमिशन दे सकता है कंप्लेन करने का। ठीक है, तो अगर वो कंप्लेन करता है दोस्तों तो उसको कंपेंसेशन मिलेगा, है ना, उसको मुआवजा देना पड़ेगा। किसको? मालिक को, मज़दूर को देना पड़ेगा, मालिक को देना पड़ेगा, मज़दूर को कितना देना पड़ेगा? तो जितना भी उसका हर्जाना था दोस्तों उसके 10 गुना से कम उसको देना पड़ेगा। ठीक है, 10 गुना तक मतलब जो है हर्जाना उसको देना पड़ सकता है मालिक को। ठीक है, अब देखिए इस एक्ट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है क्या क्या, कि किसी भी इंडस्ट्री को अगर वो एग्जेम्पशन देना चाहता है, एग्जेम्पशन मतलब छूट देना चाहता है, तो वो दे सकता है कि इस फैक्ट्री में जो है मिनिमम वेज नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर हम लोग ऊपर ने शेड्यूल देखा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें अगर चेंज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के शेड्यूल में सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के शेड्यूल में स्टेट गवर्नमेंट मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो भी चेंज करेगी दोस्तों उसको 3 महीना के नोटिस के बाद ही अप्लाई होगा। बात समझ में आ रहा है? शेड्यूल में अगर चेंज करना है तो मिनिमम कम से कम 3 महीने का नोटिस जो है देने के बाद ही कर सकती है। अगर किसी पे मिनिमम वेज लगाना है, हम लोगों ने जैसे पढ़ा था मिनिमम वेज को रिवाइज करना है, तो 2 महीने का उसको जो है नोटिस देना पड़ेगा, और नहीं देता है अगर नोटिस तो 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसके अलावा कानून में ये भी लिखा गया है कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो राज्य सरकार को इस कानून को लागू करने के लिए डायरेक्शन दे सकती है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा दोस्तों। इसके बाहर आपको यूपीएससी क्वेश्चन में मिनिमम वेज एक्ट से नहीं जाएगा, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ जो है दोस्तों अभी से लेकर 3-4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़िए, मस्त से पढ़िए। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।